Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss X-ray diffraction. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स-रे डाइफ्रैक्शन के बारे में। स्टूडेंट, आप डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइफ्रैक्शन इज द नेम ऑफ property which is being observed in which the light first bend and then spread. So the property of bending and spreading of light from any obstacle is named as diffraction. यानी diffraction क्या होता है कि लाइट का बेंड होना और फिर लाइट का स्प्रेड हो जाना। जब भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल कहते हैं किसी रुकावट को, यानी जब भी लाइट किसी रुकावट के साथ टकराती है तो वो लाइट पहले तो बेंड होती है फिर स्प्रेड होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन का। अब हमने ये डाइफ्रैक्शन लेनी है बाय द मींस ऑफ एक्स रेज, यानी अब हमने ये देखना है कि एक्स रेज जो है ये किस तरह से डाइफ्रैक्शन को प्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स रेज बेसिकली होती क्या है। एक्स रेज are simply the electromagnetic radiation having very short wavelength and very high energy. So X-rays are electromagnetic radiations. These are the electromagnetic radiations having very smaller wavelength, यानी इनकी वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल शॉर्ट होती है। कितनी शॉर्ट होती है इनकी वेवलेंथ? इनकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी इतनी स्मॉल वेवलेंथ होती है इन एक्स रेज की। लेकिन जितनी इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है उतनी इनकी एनर्जी जो है वो हाई होती है। सो एक्स रेज आर बेसिकली the electromagnetic radiation having very smaller wavelength and very high energy. X-rays की जो एनर्जी होती है वो तकरीबन होती है in the range of mega electron volt. इस रेंज में इसकी एनर्जी होती है, लेकिन इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतनी इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। अब हमने क्या करना है, इन एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन करानी है। जैसे आम लाइट डाइफ्रैक्ट हो रही थी, अब हमने ये देखना है कि एक्स रेज किस तरह से डाइफ्रैक्ट होती हैं। इसको स्टडी किया था दो साइंसदान थे, W.H. ब्रैग और दूसरा साइंसदान था आपके पास W.L. ब्रैग। इन दो साइंसदानों ने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया था एक्स रेज को। उन्होंने कहा था कि जैसे लाइट की डाइफ्रैक्शन हो सकती है इसी तरह से आपके पास एक्स रेज भी डाइफ्रैक्ट हो सकती हैं। लेकिन डाइफ्रैक्शन के अंदर आप स्लिट ले रहे थे, जिसमें आपने पढ़ा था डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, तो वहां पे आपने लाइट को एक स्लिट के ऊपर स्ट्राइक कराया था, फिर उसकी डाइफ्रैक्शन हुई थी। लेकिन W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस सन के अंदर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था इन 1914। उन्होंने कहा था कि जैसे आप आम लाइट की डाइफ्रैक्शन लेती हैं बाय द मींस ऑफ एनी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग और बाय द मींस ऑफ एनी नैरो स्लिट, these x rays can be diffracted through any crystal। यानी अब हमने एक्स रेज को स्ट्राइक कराना है किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, तब डाइफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो वो क्रिस्टल किस तरह से होती है, आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। अब हमने देखना है कि उन लेयर्स से ये एक्स रेज किस तरह से डाइफ्रैक्ट होती है। ये आपके पास लेयर्स होंगी डिफरेंट। ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अंदर ये एटम पाए जाएंगे, क्रिस्टल के एटम्स हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ये आपके पास सेकेंड लेयर है, इस तरह ये थर्ड लेयर है। यहाँ पे हमने 3 लेयर्स को शो कराया है। वैसे बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स विल बी फाउंड इन एनी क्रिस्टल लाइक NaCl और अदर क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल के ऊपर हमने क्या करना है, हमने एक्स रे को स्ट्राइक कराना है। अब फर्ज क्या, ये आपके पास एक रे आ रही है,
This one is named as ray number 1 and this one is named as ray number 2. यानी ये हमने दो रेज ली हैं, इन दो रेज को जब हमने इस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कराया है तो जब ये दोनों रेज इन क्रिस्टल के एटम के साथ टकराएंगी तो इनकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने बेसिकली यही हाइपोथेसिस दिया था कि जिस तरह से लाइट की डाइफ्रैक्शन या लाइट की रिफ्लेक्शन हो सकती है किसी भी स्लिट से या किसी भी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, तो इसी तरह से क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं वो भी लाइट को डाइफ्रैक्ट या लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने जो एक्स रेज की स्टडी करनी है वो इस क्रिस्टल के ऊपर स्टडी करनी है कि इस क्रिस्टल के एटम के साथ टकराने के बाद तो एक्स रेज की जो रिफ्लेक्शन हुई है तो इन एक्स रेज ने कितना पाथ कवर किया है, अब हमने वो देखना है। इस स्ट्रक्चर में हम कुछ नाम दे देते हैं इसको। फर्ज किया ये आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है। अब आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यहां पे, इसको आप नाम दे देंगे सी पॉइंट है। इसी तरह आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यहां पे, इसको आप नाम दे देंगे डी पॉइंट है। और ए और बी के दरमियान यानी एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी का नाम देते हैं। डी इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी इन दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, ये वाला पॉइंट आपके पास बी है। ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस रे के ऊपर और एक परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है यहाँ पे, तो ये आपके पास ए सी वाला पोर्शन बन गया, ये आपके पास बन गया ए डी वाला पोर्शन। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। किस चीज की लेयर है? किसी भी क्रिस्टल की लेयर है जिनके ऊपर हम एक्स रेज को स्ट्राइक करा रहे हैं। तो हमने बेसिकली दो रेज ली हैं, एक को हमने रे नंबर 1 कह दिया और एक को हमने रे नंबर 2 कह दिया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। अब फर्ज क्या आपके पास दो एंगल बन रहे हैं, एंगल यहाँ पे भी आपके पास थीटा बन रहा है और एंगल यहाँ पे भी आपके पास थीटा बन रहा है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल यहाँ बन रही है? एक ट्रायंगल यहाँ बन रही है ए सी बी, एक ये ट्रायंगल आपके पास बन रही है और दूसरी ट्रायंगल आपके पास ये वाली बन रही है ए बी डी। ये दो ट्रायंगल बन रही है। अब हमारा जो वर्क है वो इन दो ट्रायंगल के ऊपर होगा। अब हमने देखना है कि इन ट्रायंगल्स के जरिए से हम किस तरह से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने वो पाथ डिफरेंस लेना है वेव्स का। जिस स्टूडेंट हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही थी। एक ट्रायंगल आपके पास है ट्रायंगल ए बी एंड सी, यानी अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल को कौन सी है, वो ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। साइन थीटा का जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो आप यहां से फर्ज किया बी सी फाइंड कर लें तो बी सी विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास ये जो ए बी है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास डी के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। पहले हमने क्या किया है, हमने इस ट्रायंगल को स्टडी किया है, ट्रायंगल ए सी बी को। इसको स्टडी करते हुए हमने यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई किया है और साइन थीटा आपके पास आ गया बी सी ओवर ए बी। अब यहां से आपने बी सी फाइंड कर लिया, बी सी आपके पास आ गया ए बी साइन ऑफ थीटा। फिर हमने देखा ए बी का जो डिस्टेंस है वो इन लेयर से डी के बराबर आ रहा था, तो हमने इसको डी पुट कर दिया तो बी सी आपके पास आ गया डी साइन ऑफ थीटा। इसको हमने नाम दे दिया है एज इक्वेशन 1। और दूसरी ट्रायंगल जो आपके पास है वो ट्रायंगल है ए बी डी। अब हमने इसको स्टडी करना है।
from triangle ABD. Similarly, यहाँ भी आप sin theta अप्लाई कर दें. Sin theta will be equal to AD over AB. And AD will be equal to AB sin of theta. जैसे हमने पहले ट्रायंगल के अंदर साइन अप्लाई किया था, इस तरह से हमने दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी साइन अप्लाई किया है और वो आपके पास वैल्यू आ गई है AD ओवर AB. अब यहां से आपने AD फाइंड करना है, तो AD आपके पास बराबर आ जाएगा AB साइन ऑफ थीटा के. और ये जो AB है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं, AB आपके पास D के बराबर होता है, क्योंकि A से B तक जो डिस्टेंस है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग D के बराबर होता है. तो इसको हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू D साइन ऑफ थीटा. इसको आप नाम दे दें एज इक्वेशन 2, कि ये आपके पास इक्वेशन 2 है और ये आपके पास इक्वेशन 1 है. इसमें आप देख सकते हैं ये BC है और ये AD, यानी C से लेके D तक हमारे पास जो फासला होता है इसे कहते हैं कंप्लीट पाथ डिफरेंस ऑफ दिस एक्स-रे डायफ्रैक्शन. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, so this will be equal to D sin of theta plus D sin of theta is equal to n lambda. जी स्टूडेंट्स, अपने अपने माइक आप म्यूट कर लें ताकि लेक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो. जिस बच्चे का माइक अभी तक म्यूट नहीं है वो म्यूट करें ताकि हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करें. जी स्टूडेंट, जिसका माइक अभी तक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें जल्दी से. कुछ बच्चों का इशू आ रहा है कि माइक उनका ऑन है, डिस्टर्बेंस करिए थोड़ी लेक्चर के अंदर. ये स्टूडेंट अपना माइक ऑफ करें ताकि हम लेक्चर में आगे प्रोसीड करें. जी, हम देख रहे थे इन दो पाथ डिफरेंस को कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास आया था D sin ऑफ थीटा एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास आया D sin थीटा. तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया है तो ये आपके पास बन गया टोटल पाथ डिफरेंस. सो दिस कैन बी रिटन एज 2D sin ऑफ थीटा is equal to n lambda. ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गई किसकी? एक्स-रे डायफ्रैक्शन की. दिस इक्वेशन इज आल्सो नेम्ड एज ब्रैग्स इक्वेशन, क्योंकि इसको WH ब्रैग और क्योंकि आपने इसको WH ब्रैग और WL ब्रैग ने स्टडी किया था, तो इसलिए इनको आपने नाम दिया है D sin थीटा प्लस D sin थीटा which will be equal to 2D sin थीटा is equal to L lambda. इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं ब्रैग्स इक्वेशन का. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स-रे डायफ्रैक्शन. अब इस डायफ्रैक्शन को स्टडी करने का यूज क्या है, इस डायफ्रैक्शन को स्टडी करने का फायदा क्या है कि WH ब्रैग और WL ब्रैग ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आखिर फ्यूचर में इसका क्या यूज है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके अब हम यूजेस देख लेते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस एक्स-रे डायफ्रैक्शन. इसके यूजेस के अंदर क्या है? सबसे पहले हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग D को फाइंड कर सकते हैं. D आपके पास आ जाएगा n लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा. ये इस एक्स-रे डायफ्रैक्शन का पहला यूज है कि फर्ज कि हमारे पास कोई क्रिस्टल मौजूद है और इस क्रिस्टल के अंदर लेयर्स भी पाई जाती हैं. इन लेयर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये हम फाइंड करने के लिए यूज करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन को. वो ब्रैग्स इक्वेशन आपके पास क्या है? 2D sin theta is equal to n lambda and D will be equal to n lambda over 2 sin of theta. This was the first use of this Bragg equation. So this Bragg equation is used in order to find the distance between two layers in any type of crystal. कि कोई भी क्रिस्टल अगर हमारे पास मौजूद है, इन क्रिस्टल के अंदर जो लेयर्स पाई जाती हैं, इन लेयर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम बेसिकली ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करते हैं. ये इसका पहला यूज आ गया. अब हम देखते हैं इसका सेकंड यूज क्या है. सेकंड इसका यूज ये है कि यहां से हम वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं कि जो हमने एक्स रेज यूज की है आखिर उनकी वेवलेंथ कितनी है. तो वो वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी 2D sin थीटा ओवर n.
यानी इस ब्रैग इक्वेशन को एक तो हम डिस्टेंस डी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और दूसरा हम इसके जरिए वेवलेंथ लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं। किसकी वेवलेंथ? इन एक्स रेज की वेवलेंथ जिसकी हम डाइफ्रैक्शन करा रहे थे। सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ दिस एक्स रे डाइफ्रैक्शन। थर्ड एंड लास्ट यूज, एक्सरेज जो है ये ज्यादातर यूज होती है मेडिकल पर्पस के लिए, यानी मेडिकल शोबे के अंदर एक्सरेज का वाइडली यूज हो रहा है। तो मेडिकल के शोबे में कहाँ का यूज हो रहा है? एक्सरेज को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी हीमोग्लोबिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक्सरेज आर बीइंग यूज्ड के मेडिकल के शोबे के अंदर हम हीमोग्लोबिन को, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को, या फिर डीएनए डी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम नाम देते हैं, उसको स्टडी करने के लिए भी हम एक्सरेज को यूज करते हैं। सो एक्सरेज के लास्ट में हमने ये 3 यूज देखे हैं कि फर्स्ट यूज क्या था? एक्सरेज आर बेसिकली यूज टू फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। टू फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेस मींस के दो लेयर्स के दरमियान फासले को फाइंड करने के लिए भी हम एक्सरेज को यूज करते हैं। इसी तरह एक्सरेज की वेवलेंथ के लिए भी हम ब्रैग्स इक्वेशन यूज करते हैं। लैम्डा विल बी इक्वल टू 2d sin थीटा ओवर n। और लास्ट में हमने इसका मेडिकल में यूज देखा है कि एक्सरेज को हम हीमोग्लोबिन या फिर डीएनए इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी हम बेसिकली एक्सरेज को यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स-रे डाइफ्रैक्शन कि ये एक्स रे डाइफ्रैक्शन किस तरह से होती है, लेयर्स का क्या काम है, डब्ल्यू.एच. ब्रैग और डब्ल्यू.एल. ब्रैग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट क्या आए हैं, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या आए हैं आपके पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स रे डाइफ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, इसको एक बार रिपीट करा रहे हैं। अब हमने देखना है कि एक्स रे डाइफ्रैक्शन को बेसिकली आपके जहन में डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन मौजूद होगी कि डाइफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी। जी बच्चों, क्वेश्चन आ रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में है बी, हाँ ये बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन में ही है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी एक्स रे डाइफ्रैक्शन को हम देख रहे थे कि सबसे पहले तो हमें डाइफ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि डाइफ्रैक्शन होती क्या है। डाइफ्रैक्शन इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी ऑब्स्टेकल, कि जब लाइट के रास्ते में किसी रुकावट को रखते हैं तो वो लाइट पहले बेंड होती है फिर स्प्रेड होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन का। अब हमने डाइफ्रैक्शन लेनी है बेसिकली एक्स रेज की। क्या अब हमने देखना है कि एक्स रेज किस तरह से डाइफ्रैक्ट होती हैं। अब हमने इस चीज को देखना है कि एक्स रेज लाइट की डाइफ्रैक्शन को तो हम देख चुके हैं कि हमें किसी स्लेट को लेना है या फिर हमने किसी ग्रेटिंग को लेना है, तो वहां से हमने लाइट की डाइफ्रैक्शन को देखना है। अब हमने देखना है कि एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स रेज होती क्या है। एक्स रेज आर सिंपली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ एंड वेरी हाई एनर्जी। यानी एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। इन रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या है कि इन रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल स्मॉल होती है। कितनी स्मॉल होती है? इनकी तकरीबन वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10 मीटर की। और इनकी जो एनर्जी होती है वो वेरी हाई होती है। कितनी हाई होती है? इनकी एनर्जी होती है इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इनकी जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। और इनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। और कितनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है? वो होती है तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर। फिर हमने देखा कि दो साइंसदान थे, डब्ल्यू.एच. ब्रैग और डब्ल्यू.एल. ब्रैग। उन्होंने 1914 के अंदर इन एक्स रेज को स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से हम लाइट को किसी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए या फिर किसी नैरो स्लिट के जरिए डाइफ्रैक्ट करा रहे थे, तो हम इसी तरह एक्स रेज को भी किसी क्रिस्टल के जरिए से डाइफ्रैक्ट करा सकते हैं। जिस तरह मिरर जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, डब्ल्यू.एच. ब्रैग और डब्ल्यू.एल. ब्रैग ने कहा था इसी तरह से इन क्रिस्टल के जो एटम्स हैं इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कोई भी उन्होंने क्रिस्टल ले ली, उन क्रिस्टल में लेयर्स पाई जाती हैं। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, इस तरह से होंगी। इन लेयर्स के साथ जब उन्होंने एक्स रेज को डाइफ्रैक्ट कराया, जब उन्होंने लाइट की रिफ्लेक्शन को देखा और टोटल पाथ डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट किया, तो टोटल पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इक्वेशन वाज नेम्ड एज ब्रैग्स इक्वेशन। इसके अंदर उन्होंने देखा था कि आपके पास दो ट्रायंगल बन रही थी। उन दो ट्रायंगल के अंदर जब हमने साइन थीटा अप्लाई किया है तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस आ गया था।
ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही थी ACB, दूसरी ट्रायंगल बन रही थी आपके पास ABD। जब इन दोनों में हमने साइन थीटा अप्लाई किया तो आपके पास कंप्लीट पाथ डिफरेंस आ गया। और डियर स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं कि जो दो रेज हमने ली है, ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है। रे नंबर 1 जो है वो इस पहले लेयर से रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 की निस्बत एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। देखें, रे नंबर 1 यहीं से आई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, लेकिन रे नंबर 2 जो है वो दूसरी लेयर तक पहुंची है, फिर रिफ्लेक्ट होके गई है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 से कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम नाम देते हैं पाथ डिफरेंस का। वो पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin theta is equal to n lambda। ये आपके पास कंप्लीट पाथ डिफरेंस होगा। लास्ट में हमने इसके यूजेस देखे हैं कि फर्स्ट यूज क्या था कि इस फार्मूले के जरिए हम डी फाइंड कर सकते हैं कि डी आपके पास आता है n लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा। इस तरह हमने देखा कि इस फार्मूले के जरिए हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह इस ब्रैग्स इक्वेशन को या एक्स-रे डायफ्रैक्शन को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड ह्यूमन मेटाबॉलिज्म और हीमोग्लोबिन। जी डियर स्टूडेंट, इस एक्स-रे डायफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों के जो जो सवालात हैं आप चैट के ऑप्शन में राइट डाउन करें, ताकि हम विद इन टाइम उन सवालों का प्रॉपर आंसर दे सकें। जी स्टूडेंट्स, आपके जो जो सवालात हैं आप चैट के ऑप्शन में जाके वो सवालात अपने राइट डाउन करें, एक्स-रेज के बारे में, डायफ्रैक्शन के बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, पाथ डिफरेंस के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, और इसके अलावा इसके यूजेस के बारे में कोई भी सवालात आपके हों आप चैट के ऑप्शन में जाके उनको राइट डाउन करें। जी स्टूडेंट्स, जी एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि एक्स-रेज की एनर्जी कितनी होती है। एक्स-रेज की जो एनर्जी होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10 की ताकत 6, यानी इतनी हाई एनर्जी होती है इन एक्स-रेज की। लेकिन जितनी एनर्जी इनकी हाई होती है उतनी इनकी वेवलेंथ कम होती है। इन एक्स-रेज जो है ये स्मॉल डिस्टेंस कवर कर सकती है, यानी लार्ज डिस्टेंस के लिए इनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। जी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि सर इस टॉपिक के अंदर हमने एक्स-रेज को क्यों यूज किया है, हमने आम लाइट को, विजिबल लाइट को हमने क्यों नहीं यूज किया। देखिए स्टूडेंट, विजिबल लाइट या आम लाइट जो आपके पास होती है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी कि इन एक्स-रेज के पास होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम विजिबल लाइट को यूज करते फिर हम उसके लिए क्रिस्टल को नहीं ले सकते थे, फिर उसके लिए हमने नैरो स्लिट को लेना पड़ता, या फिर जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वो जो स्लिट हमने यूज की थी विजिबल लाइट के लिए, उन स्लेट को हम यूज करके वहां से रिफ्लेक्शन लेते हैं। लेकिन क्योंकि एक्स रेज की एनर्जी ज्यादा होती है तो उन एक्स रेज के लिए हम आम स्लेट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्लेट होती हैं वो उन एक्स रेज को बेयर नहीं कर पाती। क्योंकि अभी हमने देखा है कि इन एक्स रेज की जो एनर्जी है वो वेरी लार्ज है। कितनी एनर्जी है? इनकी जो एनर्जी है वो है इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए अगर हम विजिबल लाइट को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को ले लेंगे या फिर किसी नैरो स्लिट को ले लेंगे। और अगर हम एक्स-रेज को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम या तो किसी क्रिस्टल को लेंगे, और क्रिस्टल के एटम भी वही काम कर रहे होते हैं जो एक मिरर काम कर रहा होता है। मिरर का काम क्या होता है? वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह क्रिस्टल के एटम जो है वो भी इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी काम सेम हो रहा होता है। लेकिन क्या है कि एक्स रेज के लिए हम किसी क्रिस्टल को ले रहे होते हैं, ना कि हम किसी स्लिट को ले रहे होते हैं या किसी ग्रेटिंग को ले रहे होते हैं। लेकिन जो काम ग्रेटिंग कर रही होती है आम लाइट के अंदर, वही काम ये वाली लेयर्स कर रही होती है, लेकिन स्पेशली एक्स रेज के लिए। जी स्टूडेंट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि ब्रैग इक्वेशन के अंदर ये n क्या है, जो इक्वेशन हमने लिखी है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n बेसिकली शो कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हमने जो लाइट भेजी थी वो कितनी मर्तबा रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई है। n बेसिकली उस नंबर को शो कर रहा होता है कि कितनी लाइट रेज आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही है। सो बेसिकली n इज नेम्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑर्डर को शो कर रहा होता है, उसके नंबर को शो कर रहा होता है कि कितनी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, ये n शो करेगा।
इसके अंदर 2d sin थीटा इक्वल लैम्डा, थीटा बेसिकली एंगल है आपके पास, d जो है ये इन लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है, लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, और जो n है ये शो करता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को। लाइट रे जो हमने भेजी थी वो कहाँ रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी बार रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी लेयर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो वो n बेसिकली शो करते हैं। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी एक बच्चा क्वेश्चन आया है कि हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड क्यों किया। देखिए स्टूडेंट, हमने कहा था कि जो रे नंबर 2 है वो रे नंबर 1 की निस्बत ज्यादा फासला कवर कर रही है, तो वो जो ज्यादा फासला कवर कर रही है, कितना ज्यादा फासला कवर कर रही है, वो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। देखिए हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया था सी के ऊपर, फिर हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया था डी के ऊपर, तो जो सी से लेकर डी तक टोटल डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस को शो करता है। अब पहली इक्वेशन के अंदर हमारे पास ए बी सी आ रहा था, ट्रायंगल जो बनी थी, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी आ रही थी, तो पहली के अंदर भी हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया बी सी जिसको हमने कहा, दूसरी के अंदर भी हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया जिसको हमने बी डी कहा। अब फर्ज क्या हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं सी से डी तक, तो हम सी को पहले बी में ऐड करेंगे, फिर जो डिस्टेंस आएगा उसको डी में ऐड करके हम ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। इस पर्पस के लिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है ताकि हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस इसका आ जाए। अब इन दोनों को ऐड करने से हम सी से लेकर डी तक टोटल पाथ डिफरेंस जो है वो ले सकते हैं कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि वेव नंबर 1 जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, रे नंबर 2 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी वो इन दोनों को ऐड करने से हमें हासिल होगा कि रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 की निस्बत कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, तो वो इन दोनों को हमारे पास ऐड करने से ही आएगा। ये स्टूडेंट इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि फर्ज किया हम जो है कोई भी लेयर ले लेते हैं, उन लेयर्स के ऊपर अब जरूरी नहीं है कि हर लेयर ही इन एक्स रेज को रिफ्लेक्ट करेगी, इन लेयर्स के अंदर भी कुछ टाइप पाई जाती हैं जिसके अंदर हम एक्स रेज की रिफ्लेक्शन को या एक्स रेज की हम डायफ्रैक्शन को ले सकते हैं। तो इसके लिए हम रिइंफोर्समेंट करते हैं कि फर्ज किया कोई क्रिस्टल एटम को ऐसे हैं जिसमें लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो हम उस क्रिस्टल को मॉडिफाई करके हम एक्स रेज के लिए उसको सूटेबल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम रिइंफोर्समेंट का नाम देते हैं। जी और की क्वेश्चन बच्चों का आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, जी वो क्वेश्चन दोबारा राइट डाउन करें। जी रिइंफोर्समेंट हो गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट के ऑप्शन में। जी एक बच्चा क्वेश्चन है कि अगर हम थर्ड रे को यूज करते हैं तो फिर किस तरह से इसका प्रोसेस होगा। जी स्टूडेंट, अगर हम थर्ड रे को यूज करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 रेस का ही लेंगे, फिर अगर हमारे पास 3 रेज आ जाएंगी तो हम इस तरह कॉम्बिनेशन बना लेंगे कि पहले रे का कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ और दूसरी का कॉम्बिनेशन तीसरी के साथ, या फिर तीसरी का पहले के साथ अगर लेंगे तो वो टोटल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम पहले 2 का ले लें डिस्टेंस, फिर दूसरी का तीसरी के साथ ले लें, फिर भी आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है ये टोटल पाथ डिफरेंस कवर होता रहेगा। यानी आप 4 लेयर्स भी ले सकते हैं, आप 5 लेयर्स भी ले सकते हैं, आप 10 लेयर्स भी ले सकते हैं, फिर आपको हर एक का अलग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके फिर आपको वो टोटल पाथ डिफरेंस फिर से ऐड करना पड़ेगा। यानी आप जरूरी है कि 2 लाइट रेज ने आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। जी एक बच्चा क्वेश्चन आ रहा है कि ये P1 P2 पॉइंट्स वहां पे शो कराए हुए हैं, वो पॉइंट्स क्या है, वो बेसिकली क्रिस्टल को नेम दिया गया है, उन्होंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया है, ये उन्होंने इस तरह बना दिया, ये इस तरह बना दिया, ये उन्होंने कहा पॉइंट P है, ये पॉइंट P1 है, ये आपके पास P2 है, ये आपके पास P2 प्राइम है। इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं कि इस तरफ के पॉइंट्स P1 P2 P3 इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ ये बेसिकली पॉइंट्स को शो कर रहे हैं कि क्रिस्टल जो है ये क्लोज्ड क्रिस्टल की शेप में है, तो इनके पॉइंट्स को उसने बनाया हुआ है यहाँ पे। जी स्टूडेंट इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अपने माइक जो है वो आप म्यूट रखा करें ताकि लेक्चर के दौरान डिस्टर्बेंस ना हो। जी क्वेश्चन पूछे बच्चे कि अभी भी हमारे पास लेक्चर में। जी एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि सर हमने साइन ही क्यों यूज किया, हमने कॉस क्यों नहीं यूज किया। क्योंकि आप देखें तो हमने ए से सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था,
अब परपेंडिकुलर की जब बात आती है तो अगर हम साइन का फार्मूला लेते हैं तो साइन के फार्मूले के अंदर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी वजह से हमने साइन को यूज किया है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। अगर हम परपेंडिकुलर के लिए फर्ज किया cos को यूज कर सकते हैं, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर के अंदर एंगल 90 का बन रहा होता है, तो cos 90 के ऊपर वैल्यू तो 0 की पुट कराता है। इसी वजह से हमने क्या किया है, हमने जब परपेंडिकुलर की बात आ गई है तो हमने cos की बजाय हमने सिर्फ साइन को यूज किया, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर यानी साइन 90 के ऊपर वैल्यू आपको 1 शो करा रहा हूं। इस वजह से हमने यहाँ पे साइन थीटा यूज किया, ना कि हमने कॉस थीटा यूज किया है, और ना ही हमने यहाँ पे टेन थीटा को यूज किया। जी स्टूडेंट, इसके अलावा भी क्वेश्चन हो तो, क्योंकि अभी भी हमारे पास लेक्चर में 5 मिनट बाकी है। जी एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि ये डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जी स्टूडेंट, डी की वैल्यू के लिए आपके पास फार्मूला ऑलरेडी डिफाइंड है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। आपने ये डी फाइंड करने के लिए सिंपली डी को वैसे रहने दें, 2 sin थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस तरफ ले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो n लैम्डा है वो आ जाएगा 2 sin थीटा। इसमें हमारे पास n की वैल्यू भी होगी, हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू भी होगी, और हमें ये एंगल थीटा का भी पता होगा। इन तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बाकी सारी वैल्यूज हमें नोन होंगी, डी का पता नहीं होगा, तो डी का फार्मूला ड्राइव करने के बाद हम वो डी की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कि अभी भी हमारे पास 3 से 4 मिनट बाकी हैं इस लेक्चर को वाइंड अप करने के अंदर। जी क्वेश्चन हो तो कोई पूछे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसके अलावा जो कैलकुलेशन हमने की है फ्रॉम टू ट्रायंगल व्हिच वाज नेम्ड एज ABC and ACD, फ्रॉम these two triangle we tried to calculate the total path difference from this crystal which was named as the Bragg's equation, जो कि हमारे पास आ गया था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसको हमने नाम दिया था ब्रैग्स इक्वेशन का। ये जो आपके पास लाइट की स्ट्रक्चर है या लाइट के जो यूजेस हैं, ये मैक्सिमम आपके पास आए हैं 1900 से बाद। यानी लाइट तो पहले भी थी, लेकिन जो लाइट का एक्सेसिव यूज है, जो लाइट के बारे में डीपली स्टडी की गई, वो तकरीबन 1900 के बाद ही की गई। तो जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, फर्ज किया हमने डैम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, या लाइट की डायफ्रैक्शन को पढ़ा है, या लाइट के इंटरफेरेंस को पढ़ा है, तो ये सारे प्रोसेस जो अमल में आए थे वो 1900 के बाद ही आए थे। तो यानी 1900 के बाद जो है जो फिजिक्स दरियाफ्त हुई है, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। तो इसके अंदर लाइट के ऊपर ज्यादा काम किया गया था। पहले जो थी आपके 1900 से पहले जो फिजिक्स थी, उससे हमने नाम दिया था एज ए क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर लाइट का पता होता था कि लाइट होती है, लेकिन लाइट की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफाइंड नहीं थी, लाइट के ऊपर इतनी ज्यादा स्टडी किया गया नहीं था। जी एक वजह क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रॉपर्टीज दोबारा बता दें। एक्स रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? एक्स रेज आर सिंपली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वर्ड यूज किया यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटो से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्स रेज के अंदर दोनों फील्ड पाई जाएंगी। एक्स रेज के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और एक्स रेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाएगी, इसलिए हम इनको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इस तरह आपके जो मोबाइल फोन के सिग्नल है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसके अलावा रेडियो वेव्स होगी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये लाइट की प्रॉपर्टी है बेसिकली, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इसके अंदर एक फैमिली है पूरी। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपके पास एक्सरेज भी हैं, आपके पास माइक्रोवेव्स भी हैं, आपके पास रेडियो वेव्स भी हैं, आपके पास मोबाइल फोन के सिग्नल भी हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है। अब हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है, हर एक की अपनी वेवलेंथ होती है, और इसके अंदर जो एक्सरेज हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो वेरी स्मॉल होती है। कितनी स्मॉल होती है? इनकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, और इनकी जो एनर्जी होती है वो वेरी हाई होती है। कितनी हाई होती है? इनकी एनर्जी होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रॉपर्टीज है एक्सरेज। जी बच्चे क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों एक साथ यूज होते हैं। जी हाँ, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर दोनों फील्ड ही पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाई जाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फील्ड बनती है उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं।
यानी इसके अंदर दोनों ही पाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेटिक भी होगी जी। इसके अलावा भी क्वेश्चन होता है, आप लोग पूछ सकते हैं एक्सरे से मुतल्लिक, ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक, एक्सरे की प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक, पाथ डिफरेंस से मुतल्लिक, इसके यूजेस से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन होता है आप विद इन 2 मिनट इसको पूछ सकते हैं जी। एक बच्चे क्वेश्चन आ रहा है, इसको रिपीट करा दें, रिपीट करा रहे इसको। एक्सरेज की डायफ्रैक्शन हमें लेनी है। डायफ्रैक्शन होता क्या है? डायफ्रैक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लाइट रेज पहले बेंड होती है फिर स्प्रेड होती है। अब हमें डायफ्रैक्शन आम लाइट से नहीं लेनी, अब हमें डायफ्रैक्शन लेनी है एक्स रेज के जरिए। तो इस एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को पहले स्टडी किया था दो साइंसदान थे, WH ब्रैग और WL ब्रैग ने। उन्होंने एक क्रिस्टल ली थी, क्रिस्टल के अंदर उन्होंने कहा लेयर्स पाई जाती है। इन लेयर से पहले उन्होंने रे नंबर 1 को रिफ्लेक्ट कराया, फिर रे नंबर 2 को रिफ्लेक्ट कराया। इनके अंदर उन्होंने पॉइंट्स बना लिए, फिर उन्होंने कहा कि लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से डिनोट कर दिया। ए से परपेंडिकुलर उन्होंने ड्रा किए, एक सी के ऊपर एक डी के ऊपर। तो दो ट्रायंगल आपके पास आ रही थी, ACB एंड ABD। इन दोनों ट्रायंगल में अंदर साइन अप्लाई करने के बाद उन्होंने टोटल पाथ डिफरेंस निकाल लिया, और जो पाथ डिफरेंस उनके पास आया था वो आपके पास आ गया था टोटल 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सो दिस वाज नेम्ड एज ब्रैग्स इक्वेशन। ये आपके पास एक ब्रैग इक्वेशन बन गई थी। फिर लास्ट में हमने इसके यूजेस देखे हैं कि जो ब्रैग इक्वेशन है ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ये यूज होती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी इन लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस d को फाइंड करने के लिए, और वो d डिस्टेंस आता है n लैम्डा ओवर 2 sin थीटा। इस तरह इस इक्वेशन को यूज करते हैं वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करने के लिए, जो कि आपके पास आ जाता है 2D sin थीटा ओवर n। इस तरह हम इनको यूज कर सकते हैं मेडिकल में भी कि इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और DNA। यानी ये सारे के सारे इन एक्स रे डायफ्रैक्शन के यूजेस हैं, जो कि पहले डिफाइन किया था WH ब्रैग और WN ब्रैग ने। किस सन के अंदर उन्होंने इसको स्टडी किया था? इन 1914। So this was named as Bragg equation and X-ray diffraction. Dear students, this was all about X-ray diffraction. So thank you.